वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोटॉन हब। मैं भूपेश गुप्ता आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। आज यूपी बोर्ड क्लास 10 की पहले चैप्टर है जो रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण। आज ये चैप्टर शुरू होगा। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। मतलब जो नए नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऐसा कोई भी ऐसा परिवर्तन जिसमें नए नए गुण बने उसे हम क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है। अब इस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद दोनों होते हैं। तो अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, इसको जान लीजिए। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। मतलब ऐसा पदार्थ जिसमें क्या हो, कोई रासायनिक अभिक्रिया, मतलब कोई भी प्रोडक्ट क्या करते हैं, प्रोडक्ट करें, कोई कंपाउंड एलिमेंट यानी तत्व जो होते हैं, तत्व पदार्थ, ये सब क्या करें, भाग लें, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? अभिकारक कहेंगे। तो ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। उत्पाद किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। मतलब ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद बनता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, जैसे भोजन का पचना, जब भोजन को हम खाते हैं वो पच जाता है, जो भी होता है वो क्या होता है? उत्पाद होता है। श्वसन, सांस लेते हैं तो क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है। तो जो बन रहा है प्रोडक्ट वो क्या है? उत्पाद है। लोहे पे जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना, दूध से दही बनता है ना, तो दूध जो था वो आपका विकारक हो गया, दही जो है आपका क्या हो गया? उत्पाद हो गया माय डियर स्टूडेंट। अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण का मतलब यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट की रासायनिक अभिक्रिया देखिए क्या होता है कि 100 लाख से ज़्यादा कंपाउंड हमारे हो चुके हैं और 100% श्योरिटी के साथ हम ये बात नहीं बोल सकते हैं, 100% श्योरिटी के साथ, कि कोई भी परिवर्तन वह रासायनिक परिवर्तन है या नहीं। किसी भी परिवर्तन को देख करके हम नहीं बता सकते कि वह रासायनिक परिवर्तन है या नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया को जानने के लिए कुछ पॉइंट है जिनको जानना जरूरी है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या तो अवस्था में परिवर्तन होगा, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस या एक्वस सॉल्यूशन, या रंग में परिवर्तन होगा, या तापमान में परिवर्तन होगा, या फिर गैस का उत्सर्जन होगा। तो हम वहां पर देख करके जान जाएंगे कि वह क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। अब रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना, जैसे यह हमारा मेटल है तो सॉलिड फॉर्म में होता है तो एस हो गया। यह आपका एक्वस सॉल्यूशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन को एक क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, ये आपका गैस के फॉर्म में हो रहा है। ठीक है। अब देखिए रासायनिक समीकरण क्या क्या है। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। मतलब जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसे हम रासायनिक समीकरण के द्वारा क्या करते हैं? निरूपित करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे निरूपित का मतलब है प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक, उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। सीधी सी बात कर रहा है कि कोई भी रासायनिक समीकरण होगा, ठीक है, यानी रासायनिक अभिक्रिया होगा, रासायनिक समीकरण के द्वारा क्या किया जाएगा? निरूपित किया जाएगा। और रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ क्या किए जाते हैं? लिखे जाते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां क्या क्या हैं? जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, उत्प्रेरक हो गया आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। यानी ऐसे ऊपर तीर करके ऊपर लिखा जाता है, जैसे ये आपका हो गया ताप। ठीक है। तो वही उसी को हम उत्प्रेरक करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थिति होती है ताप, दाब या उत्प्रेरक का, तो तीर के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है। अब रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करें? भाई देखिए, रासायनिक अभिक्रिया अगर होगी तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड होगा तो दूसरी तरफ हमारा राइट हैंड साइड होगा। अब दोनों बराबर हो ये जरूरी नहीं, तो उसे हमें बराबर करना होगा। ठीक है। क्यों बराबर करना होगा? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवासिये ने दिया है और उन्होंने बताया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। मतलब न तो हम द्रव्यमान को बना सकते हैं, न ही द्रव्यमान को हम क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के पहले यानी अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद, प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से मिलकर के हमारा क्या बनाता है? जल बनाता है, H2O बनाता है। तो यहाँ पे जो ये अभिकारक है H2 + O2 और यहाँ पे जो उत्पाद है H2O, तो अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या और उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या सेम होनी चाहिए। अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या 2 और यहाँ पे क्या है? एक ही है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गए, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब उसका यह कि अभिकारक में जितना हमारा तत्व है उतना ही तत्व उत्पाद में भी होना चाहिए, तभी वह रासायनिक अभिक्रिया में संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। अब इसको मतलब बैलेंस करने का यानी कि संतुलित करने का कुछ मेथड है, जैसे हीट एंड ट्रायल मेथड जिसे कहते हैं चरणबद्ध संतुलित, हीट एंड ट्रायल मेथड है। ठीक है। अब हीट एंड ट्रायल मेथड में कैसे बैलेंस किया जाता है इसको थोड़ा सा आप
देख लेंगे ऐसे, ये एक पहले से लिखा रहेगा तो आपको क्लियरिटी नहीं रहेगी। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान देना यह है कि इसको बैलेंस करें। यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट हाँ, ये देखिए आयरन यहाँ पे कितना है, 1 है, लेकिन यहाँ पे आयरन कितना है, 2 है। ठीक है, तो आयरन हो गया। हमने आपको मैं बता दूं, समीकरण को व्यवस्थित करने से पहले, संकलित करने से पहले एक बात जान लीजिए, सबसे पहले किसको क्या करें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बाद में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बाद में सेट करो, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बाद में सेट करिए, यानी फिक्स करिए। पहले क्या करिए, धातु को, जो भी धातु होंगे, धातु को क्या करिए, धातु को सेट करिए। जो भी धातु होंगे, धातु हमारा है क्या, आयरन हमारा धातु है, लोहा जिसे कहते हैं। तो ये आयरन हमारा 2 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए हमारी, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा, तो 2 से मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे, 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करते ही ये 2 हो गया, 2 हो गया। और तो यहाँ पे आयरन भी 2, लेकिन हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 3 है। ऑक्सीजन 3 करने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन कट हो गया हमारे स्टूडेंट, हाइड्रोजन देखिए कट हो गया, 3 दूना 6, यहाँ पे 2 है तो 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर, 3 दूना 6, हमारा बैलेंस हो गया। ऐसे ही बैलेंस किया जाता है, इसी को हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। ठीक है हमारे स्टूडेंट, कुछ और भी है, कुछ और भी पॉइंट, अब अगली पॉइंट हमारा है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या क्या है हमारे स्टूडेंट, रासायनिक अभिक्रिया में प्रकार में पहला हो जाता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बने, मतलब संयोजन, जो संयोग से मिले, जो क्या हो, संयोग से मिले, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, जो संयोग से मिलता है। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल, मतलब एक ठो उत्पाद बनाते हैं, यानी ए और बी मिलकर के एक ठो बनाए सी, तो उसे हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। यानी 2 या 2 से अधिक जब पदार्थ आपस में मिलकर के एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोयले का दहन, कोयले के दहन में आपका कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। जल का निर्माण, इसमें हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ मिलकर के जल बना रहा है। अब यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड, यानी बिना बुझा हुआ चूना जिसे कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना, ये जल के साथ क्रिया करके हमारा क्या बना देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कहते हैं क्या, बुझा हुआ चूना। ये जो 2 है हमारे स्टूडेंट, ये जो 2 है ये क्या होना चाहिए, ये ऐसे होने चाहिए, CaOH का ट्वाइस, COH का ट्वाइस, ठीक है, बुझा हुआ चूना। टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या क्या है, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, मतलब कि ऐसा अभिक्रिया जौने में उत्पाद तो बने उसमें ऊष्मा भी निकले, तो उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा को क्या करे, जो उत्सर्जित कर दे, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन है, जैसे मीथेन गैस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है और ऊष्मा को भी उत्सर्जित करता है, तो हम इसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जैसे ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कम संपर्क में आकर के वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और जल बनाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ऊष्मा को उत्सर्जित कर रहा है, तो यह भी एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जस्ट इसके बाद आता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या क्या हमारे स्टूडेंट, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं। ये कहने का मतलब है कि जब कोई एक पदार्थ ऊष्मा को उत्सर्जित करने के बजाय क्या करके, अवशोषित करके, ठीक है यहाँ पे, या फिर ये बात समझ आइए कि कोई भी पदार्थ क्या करे, जब कोई पदार्थ टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं तो उससे हम वियोजन अभिक्रिया करते हैं। वियोजन मतलब क्या, अलग अलग हो जाना। जब कोई एक पदार्थ हो वह क्या हो जाए, वियोजित होकर के, जब कोई एक पदार्थ वियोजित होकर के 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं तो उससे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूट करके या वियोजित होकर के 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया के विभाग है, पहला है
उष्मीय वियोजन। पहला जो हमारा है वो क्या है, उष्मीय वियोजन। उष्मा द्वारा किया गया वियोजन उष्मीय वियोजन कहलाता है। मतलब यह कि अगर कोई उष्मा के द्वारा किया जाएगा वियोजन, उष्मा के द्वारा अगर किसी भी कंपाउंड को, किसी यौगिक को तोड़ा जाएगा तो उसे हम उष्मीय वियोजन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारा फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट को अगर हम बहुत गर्म करेंगे माय डियर स्टूडेंट, फेरस सल्फेट हमारा हरा रंग का होता है। ये देखिए फेरस सल्फेट में जब हम इसको बहुत गर्म करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड में यानी Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस होगा। ये हरे रंग से क्या होता है, भूरा रंग हो जाता है। ठीक है, फिर हमारा क्या है, चूना पत्थर। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिसे हम बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। तो ये हमारा क्या होगा, उष्मा को उत्सर्जित करके सब क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। जैसे लेड नाइट्रेट उष्मा को अवशोषित करके लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस निकाल रहा है। ठीक है, फिर वैद्युत वियोजन। विद्युत धारा मतलब जो ऐसी अभिक्रिया जो विद्युत के द्वारा वियोजित हो उसे हम वैद्युत वियोजन करेंगे, यानी विद्युत द्वारा प्रवाह होने वाला वियोजन वैद्युत वियोजन कहलाता है। ठीक है, जैसे हमारा अगर H2O की बात करें, H2O की बात करें तो H2O में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, इसमें करेंट को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट ये आपका क्या हो गया है, हाइड्रोजन अलग हो रहा है, ऑक्सीजन अलग हो जा रहा है। तो देखिए एक कंपाउंड हमारा ये अलग अलग हो गया। ठीक है, एक कंपाउंड हमारा ये अलग अलग हो गया, इसे हम वैद्युत वियोजन करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, देखिए ये देखिए माय डियर स्टूडेंट एक परख नली है। इस परख नली में क्या किया जा रहा है, इस परख नली में ग्रेफाइट का छड़ लगाया गया और इस ग्रेफाइट के छड़ को एक 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है। ठीक है, अब समझ जाइए कि किसमें ऑक्सीजन है किसमें हाइड्रोजन है। जानने के लिए हमें क्या करना होगा कि जैसे ही करंट इसमें फ्लो करेगा तो इसमें से बबल निकलने लगेंगे, बबल्स। ठीक है, और जलती हुई कैंडल को इसके पास जब लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉप साउंड करेगा। जब वो पॉप साउंड करेगा तो समझिए उसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, और पॉप साउंड नहीं कर रहा है तो ऑक्सीजन गैस है। और जैसे ही ऑक्सीजन गैस के संपर्क में आएगा तेजी से जलने लगेगा, और हाइड्रोजन गैस के पास जलती हुई कैंडल को ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा, यानी जलना बंद हो जाएगा। एक और चीज़ याद करने का तरीका है जिसे हम कहते हैं पाव। याद करने का तरीका है पाव। P फार होता है पॉजिटिव, A फार होता है एनोड, एनोड यहाँ पे देखिए, और O फार होता है O2 यानी ऑक्सीजन गैस। याद रहेगा, यानी ऑक्सीजन गैस हमारा एनोड होगा और पॉजिटिव होगा, और हाइड्रोजन हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा और कैथोड हो जाएगा। याद रहेगा माय डियर स्टूडेंट। तो प्रकाशीय वियोजन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। जब कोई भी अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। यानी कि कोई भी कंपाउंड, कोई भी यौगिक अगर सूर्य के प्रकाश को क्या करे, अवशोषित करे, और वह क्या हो जाए, 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में टूट जाए तो उसे हम प्रकाशीय वियोजन कहेंगे। ऐसा वियोजन जो प्रकाश के द्वारा होता है उसे हम प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में क्या हो गया, सिल्वर अलग हो गया और क्लोरीन गैस अलग हो गया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड, यही कारण है कि कहा जाता है जो सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड होता है इसे काले रंग के डब्बे में रखा जाए, नहीं तो क्या हो जाएंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट। देखिए सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में धूसर रंग में बदल जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग सामसेट फोटोग्राफी में होता है। ठीक है, अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए क्या होती है, ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी जो ऊष्मा को क्या करे, सोख करके वह 2 या 2 से अधिक भागों में तोड़ने का काम करता है उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अगला जो हमारा टॉपिक है वह विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है, इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। यानी कोई अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक में से क्या कर दे, अलग कर दे, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया करते हैं। जैसे आयरन जो होता है कॉपर सल्फेट के विलयन में से क्या करता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है, यानी FeSO4 आयरन सल्फेट हो जाता है और कॉपर को अलग कर देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया करते हैं। ये देखिए लोहे के किल को क्या किया जा रहा है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जा रहा है, तो कुछ समय बाद देखा जाएगा ये रेडिश ब्राउन हो जाता है। कॉपर
क्या करता है, कापर को हटा देता है और उसके साथ वो व्यवस्थित हो जाता है। लोहे की कील पर भूरे रंग की कापर की परत जम गई और कापर सल्फेट के नीले विलयन का रंग कैसा हो गया, FeSO4 के निर्माण के कारण हो गया कैसा, भूरा कलर का। जिंक प्लस कापर सल्फेट तो जिंक सल्फेट प्लस कापर, जिंक कापर से अधिक क्रियाशील धातु है। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक चीज और माय डियर स्टूडेंट, हम कैसे ये जानेंगे कि कौन अधिक क्रियाशील धातु और कौन कम क्रियाशील धातु, इसके लिए जान जाइए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कापर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, यानी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कापर, मरकरी और सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, यानी इसमें जो आपके धातु दिख रहे हैं ना, ये जो धातु क्रम वाइज है, यह सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, उससे कम है, उससे कम है, जो जितना नीचे है वो उतना कम क्रियाशील धातु है। ठीक है, तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु हमारा क्या, पोटेशियम है, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, मैग्नीशियम। जो धातु जिस धातु से ऊपर है वह धातु अपने से नीचे वाले से क्या है, अधिक क्रियाशील धातु है। आयरन देखिए कापर से अधिक है, क्योंकि कापर से यह ऊपर है। आयरन से भी अधिक कौन है, जिंक, जिंक से कौन अधिक है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से कौन अधिक है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से अधिक कौन है, कैल्शियम। ये चैप्टर 3 में है, इसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चाएं हैं कि हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है। तो यही विद्युत रासायनिक श्रेणी को समझने के लिए इस टॉपिक को वहाँ बताया जाता है। ठीक है हमारे स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे चीज़ों को जान दीजिए, कौन अधिक क्रियाशील धातु है कैसे हम जानेंगे, तो इसी के कारण जानेंगे। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। मतलब दो यौगिक हों और उनका आयन आपस में क्या हो, आदान प्रदान करे। वो अपने पॉजिटिव को उसके निगेटिव के साथ दे दे और उसका निगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के आयन आपस में क्या करें, आदान प्रदान करके नया पदार्थ बनाते हैं, तो उससे हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे देखिए सोडियम सल्फेट बैरियम क्लोराइड के साथ क्या होता है कि सोडियम जो होता है क्लोरीन के साथ NaCl बनाता है और जो SO4 होता है Ba के साथ मिलकर के BaSO4 बनाता है, यानी बैरियम सल्फेट बनाता है। ठीक है, उपचयन और अपचयन। उपचयन क्या है और अपचयन क्या है, तो उपचयन को समझिएगा, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे उपचयन करते हैं। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की कमी होती है, ह्रास को कमी करते हैं। ठीक है, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की क्या होती है, कमी होती है, तो उसे उपचयन करते हैं। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होना ही अथवा दोनों हो तो इससे हम क्या कहते हैं, उपचयन करते हैं। यानी किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो या ये दोनों हो, यानी कि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो या फिर हाइड्रोजन की कमी हो कई अभिक्रिया में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, यानी कि उपचयन बोलते हैं। उपचयन बोलते हैं। जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो ये हमारा उपचयन है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, कापर में हमारा ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन है, यानी कि उपचयन है। ये कुछ रिएक्शन है कि पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के साथ मिलाया जाता है, तो ये क्या होता है, PPT मिलता है, PPT से कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, जिसे हिंदी में अवक्षेप करते हैं, तो ये पीला अवक्षेप प्राप्त होता है लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है हमारी स्टूडेंट। अपचयन किसे कहते हैं, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, यानी ह्रास मतलब कमी, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है, और जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अपचयन करते हैं। यानी जिस भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी एवं हाइड्रोजन की वृद्धि हो उसे अपचयन करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है, हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनाता है, यानी जल बनता है। इस अभिक्रिया में अपचयन तथा उपचयन दोनों हो रहे हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होते हैं उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन एवं अपचयन दोनों होते हैं, यह उपचयन थोड़ा गलत लिखा है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन तथा उपचयन दोनों हो रहे हों उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब अगली पॉइंट हमारा है, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव क्या है। हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया जो होते हैं उनका क्या प्रभाव है। तो पहला कि संक्षारण, जब कोई धातु पदार्थ ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल, जब कोई धातु पदार्थ ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आकर क्या हो जाए, खराब हो जाए,
क्या हो जाए, खराब हो जाए। जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आके जिससे धातु की ऊपरी परत क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, यानी संक्षारित हो जाती है, तो उसे हम संक्षारण कहते हैं। लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर लोहे की वस्तु पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के ही उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बिगडूट का लेपन करिए, पेंट लगा दीजिए। जिंक का लेपन लगाया जाता है जिससे वो बचाव होता है। ठीक है, पेंट करके जिंक का लेपन लगा के, मोबिल लगा करके, ग्रीस लगा करके, तेल लगा करके आदि सभी चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, इसकी सुरक्षा कर सकते हैं। ठीक है, संक्षार होने से धातुओं को बचाया जा सकता है। लास्ट पॉइंट हमारी है विकृत गणिता। वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री, कोई भी वसायुक्त पदार्थ हो और तैलीय खाद्य सामग्री हो तो उससे हम क्या बोलेंगे, वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर क्या हो जाती है, उपचयित हो जाती है। उपचयित मतलब खराब हो जाती है, जिससे क्या होता है, उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। जब कोई वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आके खराब हो जाए और उसका स्वाद और गंध दोनों परिवर्तित हो जाए तो उसे हम विकृत गंधिता कहेंगे। माय डियर स्टूडेंट, विकृत गंधिता से बचने का क्या क्या उपाय है, प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके, मतलब ऐसा करें कि उसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाए। वायुरोधी बर्तन में सामग्री को रख करके कस कर देना, मतलब कांच के या फिर किसी बर्तन में रख करके उसे अच्छे से बंद कर देना जिसमें ऑक्सीजन का आवागमन कम हो या न हो। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, जैसे चिप्स वगैरह में, कुरकुरे वगैरह में नाइट्रोजन गैस की इसीलिए भरा जाता है, शीतलन द्वारा, यानी कि फ्रीज में रख करके। ठीक है, फ्रीज में रख करके चीज़ों को सही करना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड वाले, आपके लिए हमारा एक थोड़ा सा टॉपिक रहा है चैप्टर 1 का, और आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आपको समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।